गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम अपने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं जो सी टेट, यूपी टेट, राजस्थान टेट या अन्य किसी भी राज्य के टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके आज हम सबसे पहले सिलेबस जो है, इसका जो पाठ्यक्रम है उसको हम अच्छे से देखेंगे कि इसके सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है। जब हमें ये मालूम होगा कि हमें पढ़ना क्या है, किस किस टॉपिक पर हमें सबसे ज़्यादा मेहनत करनी है, तभी हम अच्छे से शिक्षा शास्त्र वाले पेपर में उसमें अच्छे नंबर हम ला पाएंगे। तो हम इसके एक टॉपिक वाइज एक टॉपिक से उसको सिलेबस को डिफाइन करते हैं पूरी तरीके से। तो पहला टॉपिक है मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान के अंदर हम पढ़ेंगे कि उसका मनोविज्ञान का अर्थ क्या है और मनोविज्ञान की परिभाषा को पढ़ेंगे हम। दूसरा पॉइंट है प्रकृति, यानी कि मनोविज्ञान की प्रकृति किस प्रकार की है उसको हम पूरी तरीके से पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि इसके अंदर पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान होता क्या है। चौथा पॉइंट है बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान के बारे में जानेंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा पहला चैप्टर है मनोविज्ञान का, यानी कि साइकोलॉजी का, उसके अंदर हम 4 पॉइंट को पढ़ेंगे। इसका अर्थ और परिभाषा, प्रकृति, शिक्षा और मनोविज्ञान को, और बाल मनोविज्ञान को। दूसरा चैप्टर जो है वो है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, इसके अंदर पहला पॉइंट जो है टॉपिक वो है वृद्धि एवं विकास में अंतर। हम इसमें पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। दूसरा पॉइंट है बाल विकास की अवस्थाएं, यानी कि जो बाल विकास है, यानी बच्चे का जो विकास होता है उसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तीसरा पॉइंट है बालक का विभिन्न आयामों में विकास, यानी कि जो छोटा बच्चा जब जन्म लेता है उसका किन किन आयामों में विकास होता है, यानी कि उसके विकास के चरण किस प्रकार कौन कौन से हैं उनको हम जानेंगे। चौथा पॉइंट है कि बाल विकास के सिद्धांत। बाल विकास यानी कि बच्चे का जो विकास होता है उसके बारे में काफ़ी मनोवैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए हैं उन सिद्धांतों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पांचवा पॉइंट है कि बालक के विकास पर वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रभाव, यानी कि जो बालक का विकास होता है, बालक के विकास पर उसके वंशक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है और उसके वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे इसकी। तीसरा चैप्टर जो है इसका वो है समाजीकरण की प्रक्रिया। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम पहले टॉपिक पढ़ेंगे समाज और बालक, यानी कि समाज में और बालक के बीच में संबंध क्या है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। दूसरा पॉइंट है समाजीकरण की प्रक्रिया के कारक, यानी कि बालक का जो समाजीकरण होता है उसकी प्रक्रिया के कारक कौन कौन से कारक हैं। तीसरा पॉइंट समाजीकरण करने वाले तत्व, यानी कि जो समाजीकरण करते हैं बालक को समाज में समन्वय स्थापित करता है जब बालक, उसके तत्व कौन कौन से हैं। चौथा पॉइंट है समाजीकरण की अवस्थाएं। पांचवा पॉइंट है समाजीकरण के सिद्धांत, यानी कि जब बालक का समाजीकरण होता है उसके बारे में कुछ वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनमें कुछ महत्वपूर्ण हैं जैसे कूले का सिद्धांत, मीड का सिद्धांत, दुर्खीम का सिद्धांत, पियाजे, कोहलबर्ग तथा व्योगटस्की का सिद्धांत। इन चैप्टर के बारे में हम बारी बारी से पढ़ेंगे। अगला अगर हमारा चौथा चैप्टर है इसमें अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत चौथा चैप्टर पढ़ेंगे अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर टॉपिक है, पहले हम पढ़ेंगे इसका अधिगम का अर्थ क्या है और परिभाषा क्या है, इसको हम जानेंगे अच्छे से। दूसरा पॉइंट कि शिक्षा एवं अधिगम में संबंध क्या है, यानी कि शिक्षा में और अधिगम को इंग्लिश में बोलते हैं लर्निंग, यानी कि शिक्षा में और अधिगम में संबंध क्या है, इस बात को जानेंगे। तीसरा पॉइंट है कि अधिगम की विशेषताएं, अर्थात लर्निंग, अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, इस बात को हम जानेंगे। अगला है इसी में अधिगम के प्रकार। अधिगम के प्रकार को हम जानेंगे, इसमें कि अधिगम होता कितने प्रकार का है उस बात को हम जानेंगे। अगला पॉइंट है इसी में पांचवा कि अधिगम के नियम, यानी कि चैप्टर चौथा 4th चैप्टर में अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र में पांचवा पॉइंट है अधिगम के नियम। इसके अंतर्गत हम जानेंगे कि तत्परता का नियम पढ़ेंगे, अभ्यास का नियम पढ़ेंगे
और प्रभाव का नियम पढ़ेंगे। यानी कि अधिगम के नियम के अंतर्गत हम तीनों नियमों को पढ़ेंगे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। अभ्यास का नियम और प्रभाव के नियम से पिछले यूपी टेट और सी टेट में कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं इसमें से, इन दोनों नियमों में से। अभी तत्परता के नियम से ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोई एक आध क्वेश्चन आया है, लेकिन प्रश्नों की अधिकतम जो संख्या है वो अभ्यास के नियम और प्रभाव के नियम से है। तो इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण। अगला पॉइंट है इसी में, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि जो अधिगम है, लर्निंग है, लर्निंग जो होती है यानी कि लर्निंग वो उसको कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो उसको प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। अधिगम के सिद्धांत क्या हैं? अधिगम के जो सिद्धांत हैं जैसे सहचर्यवाद का सिद्धांत, व्यवहारवाद का सिद्धांत, गेस्टाल्टवादी का सिद्धांत, ये जो सिद्धांत है इनको हम डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे इनके बारे में। अब अगला 5वां चैप्टर आता है इसी में, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र में 5वां चैप्टर है बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट, अर्थ क्या है इसका और इसकी परिभाषा क्या है। दूसरा पॉइंट है कि विद्यालय में बुद्धि परीक्षण के लाभ। अगर विद्यालय में अगर हम बुद्धि का परीक्षण करते हैं तो उसके लाभ क्या होंगे, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि बुद्धि के सिद्धांत कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानकारी। चौथा है कि बुद्धि के प्रकार, बुद्धि कितने प्रकार की होती है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पांचवा पॉइंट है कि बहुबुद्धि सिद्धांत, बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। ये थे हमारे 5 चैप्टर। अब 6वां चैप्टर है हमारा जो, वो है अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा, अब इसके बारे में जानकारी करेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है और इसकी विशेषता क्या है। अभिप्रेरणा का अर्थ, परिभाषा और इसकी विशेषताओं के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। दूसरा पॉइंट है कि अभिप्रेरणा के प्रकार क्या हैं, अभिप्रेरणा होती कितने प्रकार की है, उसके बारे में जानकारी। तीसरा पॉइंट है कि अभिप्रेरणा का महत्व क्या है, यानी कि जो व्यक्ति है व्यक्तित्व जीवन में अभिप्रेरणा का महत्व क्या है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत क्या है, जो कि वैज्ञानिकों ने जो सिद्धांत दिए उनके बारे में हम पढ़ेंगे। 5वां पॉइंट है प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि जो अभिप्रेरणा है, अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन, यानी कि इसको जो प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। अगला पॉइंट चैप्टर है इसमें 7वां, व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में उसके अर्थ और परिभाषा को हम जानेंगे, इसके सिद्धांत को हम जानेंगे कि व्यक्तित्व के ऊपर कितने सिद्धांत हैं, व्यक्तित्व होते कितने प्रकार का है और व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं। यानी कि 7वें चैप्टर के अंतर्गत हम व्यक्तित्व जो है उसके अंदर उसके अर्थ और परिभाषा को, उसके सिद्धांत को और उसके व्यक्तित्व के प्रकार कितने होते हैं और व्यक्तित्व मापन की विधियां कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अब शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 8वां चैप्टर है हमारा आदत। आदत के बारे में इसमें पढ़ेंगे, इसका अर्थ क्या है आदत का परिभाषा क्या है आदत की। इसी में पढ़ेंगे कि आदत की विशेषताएं क्या होती हैं, आदत कितने प्रकार की होती है और आदत का महत्व क्या है। तो ये 8 चैप्टर यहाँ पे हम इनको आदत पढ़ाएंगे इसके बारे में। अगला चैप्टर है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 9वां चैप्टर है वो है समायोजन। समायोजन के अंतर्गत हमें पढ़ाई करनी है, अर्थ और परिभाषा को इसके बारे में जानना है कि समायोजन का अर्थ क्या है और समायोजन की परिभाषा क्या है। दूसरा पॉइंट टॉपिक जो जानना है वो है समायोजित व्यक्ति के लक्षण, यानी कि कोई व्यक्ति अगर समायोजित है, समायोजन का इंग्लिश में बोलते हैं एडजस्टमेंट, यानी कि जो समायोजित व्यक्ति है उसके लक्षण क्या क्या होते हैं उसके बारे में हमें जानना है। तीसरा टॉपिक है इसमें समायोजन के प्रत्यक्ष उपाय, यानी कि समायोजन के लिए प्रत्यक्ष उपाय क्या है उनके बारे में जानना है। चौथा पॉइंट है इसमें टॉपिक है कि समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय, यानी कि समायोजन के अप्रत्यक्ष उपाय क्या हैं उसके बारे में भी हमें जानना है। 5वां टॉपिक है समायोजन के आक्रामक उपाय। समायोजन के आक्रामक उपाय कौन कौन से हैं उसके बारे में हमें पढ़ाई करनी है। अगला टॉपिक है इसमें समायोजन के क्षतिपूरक उपाय, यानी कि समायोजन के जो क्षतिपूरक उपाय हैं उनके बारे में भी हमें जानकारी हासिल करनी है। अब इसी के अंतर्गत 10वां जो चैप्टर है वो है 10वां अभियोग्यता अथवा अभिक्षमता।
अभियोग्यता अथवा अभिक्षमता का। इसके बारे में हमें जानना है कि अभियोग्यता या अभिक्षमता का अर्थ क्या है, अभिक्षमता की परिभाषा क्या होती है, अभिक्षमता की विशेषताएं क्या हैं। इसी के अंतर्गत जानना है कि अभिक्षमता की प्रकृति किस प्रकार की है, नेचर क्या है इसका, इसके घटक कौन कौन से हैं और अभिक्षमता का महत्व क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। अब बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत 11वां जो चैप्टर है वो है हमारा अभिरुचि का, वो चैप्टर है हमारा अभिरुचि का। इसके अंतर्गत हमें इसके अर्थ के बारे में जानना है कि अभिरुचि का अर्थ क्या है, अभिरुचि की परिभाषा क्या है, अभिरुचि की विशेषताएं क्या होती हैं, इनके बारे में हमें जानना है। अभिरुचियों का वर्गीकरण, यानी कि इसी में अगला टॉपिक है कि अभिरुचियों का वर्गीकरण क्या है, किस प्रकार से अभिरुचियों का वर्गीकरण किया जाता है, उसके बारे में हमें जानकारी हासिल करनी है। इसी में अगला टॉपिक है कि अभिरुचियों का शैक्षिक महत्व, यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो हम अभिरुचियों को पढ़ेंगे, उन अभिरुचियों को जो पढ़ेंगे उनका शैक्षिक महत्व क्या है, उनका शिक्षा में क्या महत्व है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अब इसी में अगला 12वां टॉपिक है वो है अभिवृत्ति का, जिसके अंतर्गत अभिवृत्ति के अंतर्गत हम परिभाषा को जानेंगे कि इसकी जो परिभाषा क्या है, अर्थ क्या है। इसी में अभिवृत्ति की हम विशेषताओं को जानेंगे कि अभिवृत्ति की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, अभिवृत्ति कितने प्रकार की होती है, अभिवृत्ति का महत्व क्या है, यानी कि अभिवृत्ति की विशेषताएं, प्रकार और महत्व, यानी शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत, शिक्षा के अंतर्गत या मानवीय जीवन के अंतर्गत अभिवृत्ति का महत्व क्या है, इसको हम डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे। इसी में अगला 13वां जो चैप्टर है वो है इसका शिक्षण। शिक्षण के अंतर्गत हम जानेंगे कि शिक्षण का अर्थ क्या होता है, शिक्षण की परिभाषा क्या है, शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, यानी नेचर कैसा है, शिक्षण का नेचर किस प्रकार का होता है वो हम जानेंगे। शिक्षण के कार्य क्या होते हैं, अच्छे शिक्षक के गुण क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि एक अच्छा शिक्षक किस प्रकार का होना चाहिए, किस तरीके के उसके अंदर गुण होने आवश्यक है। अगला पॉइंट इसी में है कि शिक्षण अधिगम में संबंध क्या है, शिक्षण में और अधिगम यानी कि लर्निंग में क्या संबंध है, इन दोनों के बीच में क्या समानता है, उसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अगला टॉपिक है इसी में शिक्षण के स्तर, यानी कि जो शिक्षण है, शिक्षण का स्तर किस तरीके का होता है, कितने प्रकार के स्तर है, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। अगला इसमें शिक्षण की अव्यवस्थाएं, कि शिक्षण के अंतर्गत अव्यवस्था क्या क्या है, उनके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। इसी में अगला टॉपिक है शिक्षण की विधियां, यानी कि जो शिक्षण टॉपिक है उसी के अंतर्गत शिक्षण की विधियां, यानी कि शिक्षण की कौन कौन सी विधियां होती हैं, उनका महत्व क्या है शिक्षण की विधियों का, इसके बारे में हम डिटेल से जानकारी हासिल करेंगे। इसी के अंतर्गत अब हमारा 14वां जो चैप्टर है वो है हमारा संवेग का। संवेग का जो चैप्टर है इसकी हम जानकारी हासिल करेंगे। संवेग का अर्थ क्या है, संवेग की परिभाषा क्या है, संवेग के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत है जो कुछ मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकों ने दिए हैं उनके बारे में, और संवेग जो हम पढ़ेंगे इसके अंतर्गत संवेग का महत्व क्या है, शिक्षा में क्या महत्व है, मानवीय जीवन में क्या महत्व है, इस चीज़ की भी, इस बात की भी हम जानकारी हासिल करेंगे संवेग के अंतर्गत। तो दोस्तों ये जो सिलेबस था हमारा, जो सिलेबस था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का, जो मेरे हिसाब से 14 चैप्टर जो थे वो मैंने आपको पूरे तरीके से समझाई कि हमें शिक्षा इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। अब अगर इससे आगे के जो चैप्टर होंगे, कुछ भी 1-2 ज़्यादा से ज़्यादा कोई चैप्टर रहेंगे, उनका कोई खास महत्व तो नहीं है। पहले मैं इन सारे चैप्टर को क्लियर कराने के बाद उन चैप्टर को भी लेके आऊँगा, क्योंकि जो 30 नंबर का पेपर हमारा आता है, 30 क्वेश्चन जो हमारे आते हैं इस पेपर से, जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, उसमें 25 से लेकर के 25-26 क्वेश्चन तक जो 14 चैप्टर मैंने आपको बताए, इन्हीं में से आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाकी के 3 से 4 जो क्वेश्चन होते हैं वो प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप पिछले लास्ट ईयर के पेपरों की कितनी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे हैं आप। और इसके लिए मैंने एक प्लान किया है कि जो जैसे मैं आपको एक चैप्टर क्लियर कराऊंगा उसके ऊपर मैं कम से कम 150 से 200 तक MCQs वो आपको पूरी तरीके से मैं अपने हिसाब से सॉल्व कराऊंगा उन्हें, जिससे कि आपको एक एक चैप्टर की अच्छी तरीके से उनकी प्रैक्टिस हो जाए और अभ्यास हो जाए, जिससे कि पेपर हॉल में आप किसी भी प्रकार की कोई भी गलती न कर सकें और इस सब्जेक्ट में ज़्यादा से ज़्यादा
नंबर आप प्राप्त कर सकें। जो 30 नंबर का ये पेपर होता है, 30 नंबर का जो पेपर आता है इसका, उसमें से अगर आपने 25 प्लस क्वेश्चन अगर आप प्राप्त कर लेते हो सही तरीके से, तो आप इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सी टेट हो या टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे राजस्थान टेट हो या कोई भी अदर स्टेट का टेट हो, उसमें अच्छा स्कोर आप कर सकते हैं।